हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बीएच कर्व के बारे में अध्ययन किया था और बीएच कर्व से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं थी उन सब परिभाषाओं को अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। आज का टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है आपका चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्टेंस। तो दोस्तों जानते हैं ये चुंबकीय प्रेरण क्या चीज होती है। तो चुंबकीय प्रेरण को समझने के लिए माना ये एक चुंबक है, ये क्या है, एक चुंबक है। ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और ये चुंबक का कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। अपन ने पढ़ा था चुंबक के उत्तरी ध्रुव से कुछ चुंबकीय बल रेखा निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर वो क्या हो जाती है, समा जाती है। यहाँ से निकलती है, यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, वो मिल जाती है या समा जाती है। तो ऐसे कैसे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से कुछ बल रेखा निकलती है जो दक्षिणी ध्रुव पर जाकर क्या होती है, आपकी मिलती है। तो इस चुंबकीय के उत्तरी ध्रुव से ऐसे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, यहाँ से निकलती है। तो ये आपका चुंबक था। इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव से क्या निकल रही है, चुंबकीय बल रेखा, और ये चुंबकीय बल रेखा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर क्या हो रही है, आपकी मिल रही है। अब क्या करते हैं, ये जो चुंबक है इसके चुंबकीय बल रेखा या इसके चुंबकीय क्षेत्र में अपन क्या लाते हैं, एक कुंडली लाते हैं, एक कोइल लाते हैं। ये मान लो एक कोइल है। जब इस कोइल को क्या किया जाता है, इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस कोइल को, ये क्या है आपकी कोइल यानी कि कुंडली है या बोल लो वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग को क्या किया जाता है, इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो जब इस वाइंडिंग को चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इस वाइंडिंग में से क्या निकलेगी, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, निकलती है। लेकिन जब या तो इस वाइंडिंग को अपन या तो इस चुंबक से दूर ले जाए या वाइंडिंग को चुंबक के क्या लाए, पास। देखो जब वाइंडिंग को चुंबक में पास लाएंगे तो इस वाइंडिंग में से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखा है उनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा। और जब इस वाइंडिंग को इस चुंबक से दूर ले जाएंगे तो इस वाइंडिंग में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी। तो जब वाइंडिंग को चुंबक के पास लाए या फिर वाइंडिंग को चुंबक से दूर ले जाते हैं तो इस वाइंडिंग में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होती है, या तो कमी होती है या फिर क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब इस वाइंडिंग में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो इस वाइंडिंग में क्या हो जाता है, एक विपरीत ध्रुवता का क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यानी कि क्या पैदा हो जाता है, इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है। यही क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो ईएमएफ कब पैदा होता है, जब इस वाइंडिंग को चुंबक के पास लाए या फिर इस वाइंडिंग को चुंबक से क्या ले जाए, दूर ले जाए। तो इस वाइंडिंग में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब वाइंडिंग में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तब इस वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। उस विद्युत वाहक बल को क्या बोलते हैं अपन, प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो वाइंडिंग को चुंबक के पास या दूर ले जाने पर इस वाइंडिंग में विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा होना, वही क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय प्रेरण। अगर मैं वाइंडिंग को स्थिर रखता हूँ, वाइंडिंग को क्या रखता हूँ, स्थिर, लेकिन ये जो चुंबक है इस चुंबक को या तो वाइंडिंग के पास लेके आऊँ
तो जब चुंबक को वाइंडिंग के पास लाएंगे, इस चुंबक को इस वाइंडिंग के पास लाएंगे, तो इस वाइंडिंग में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगी? वृद्धि। मतलब वाइंडिंग में से ज़्यादा चुंबकीय बल रेखा क्या होगी? गुजरेगी। और यदि इस चुंबक को मैं वाइंडिंग से दूर ले जाऊं, इस चुंबक को क्या करूं? वाइंडिंग से दूर ले जाएंगे, तो इस वाइंडिंग में से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखा है उनकी संख्या में क्या हो जाएगी? कमी। तो चुंबक को वाइंडिंग के पास लाने पर चुंबकीय बल रेखा ज़्यादा गुजरती है, और चुंबक को वाइंडिंग से दूर ले जाने पर चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? कम गुजरती है। मतलब चुंबक को आगे पीछे गति कराने पर इस वाइंडिंग में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन। जब इस वाइंडिंग में से गुजरने वाली संख्या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इस वाइंडिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल आ जाएगा। उस विद्युत वाहक बल को क्या बोलेंगे अपन? प्रेरित विद्युत वाहक बल। यही क्या है? आपका चुंबकीय प्रेरण है। तो या तो वाइंडिंग या चुंबक को आगे पीछे गति कराने पर इस वाइंडिंग में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिससे इस वाइंडिंग में एक विपरीत ध्रुवता का विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ये क्रिया ही क्या कहलाती है? आपकी चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रेरण। तो किसी कुंडली को चुंबक के पास या दूर ले जाने पर उसमें क्या होता है? विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा हो जाता है, या विपरीत ध्रुवता का क्या हो जाता है? उसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ये जो क्रिया होती है वो क्रिया क्या कहलाती है? आपकी चुंबकीय प्रेरण। तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल कब पैदा होगा? जब इस वाइंडिंग में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा? परिवर्तन। अगर इस वाइंडिंग को मैं स्थिर कर दूं और इस चुंबक को भी क्या कर दूं मैं? स्थिर, तो क्या इस वाइंडिंग में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा? मान लो प्रेजेंट टाइम में ये वाइंडिंग यहाँ पर रखी हुई है, और इस कंडीशन में इस वाइंडिंग से मानना अपन ने 10 चुंबकीय बल रेखा गुजर रही है। कितनी गुजर रही है? 10। अगर मैं चुंबक को भी स्थिर कर दूं और वाइंडिंग को भी स्थिर कर दूं, तो जो 10 चुंबकीय बल रेखा थी वो लगातार इसमें से निकलती रहेगी। मतलब वाइंडिंग में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कितनी रहेगी? हमेशा 10 रहेगी। और जब तक इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इसके अंदर कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। अब यदि मैं वाइंडिंग को चुंबक से दूर ले जाता हूँ, तो पहले यदि 10 चुंबकीय बल रेखा निकल रही है, तो माना अब कितनी चुंबकीय बल रेखा निकल रही? 4। दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगी? कमी। और यदि मैं वाइंडिंग को चुंबक के पास ले आऊँ, वाइंडिंग को क्या करूँ? चुंबक की तरफ ले आऊँ, तो जो चुंबकीय बल रेखा पहले गुजर रही थी उसकी तुलना में क्या निकलेगी? ज़्यादा। मतलब 10 से कितना हो जाएगी? 15। तो यदि मैं चुंबक को दूर ले जाता हूँ तो चुंबकीय बल रेखा 10 से कितनी हो जाती है? 4। और यदि मैं पास लाता हूँ तो चुंबकीय बल रेखा 10 से कितनी हो जाती है? 15। मतलब वाइंडिंग को दूर और पास लाने पर इस वाइंडिंग में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन। और जब इस वाइंडिंग में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा? परिवर्तन होगा, तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या हो जाता है? एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ये जो क्रिया है वो क्रिया ही क्या कहलाती है? आपकी चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो चुंबकीय प्रेरण के अंदर क्या लिखेंगे? किसी कुंडली को चुंबक के पास या दूर ले जाने पर उसमें विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा होना चुंबकीय प्रेरण कहलाता है।
तो किसी कुंडली को अपन चुंबक के पास या दूर ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा होता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण के बाद अगली परिभाषा आपका स्वप्रेरण, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। स्वयं प्रेरण या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस समझने के लिए देखो, माना यह एक कुंडली है, इस कुंडली के अंदर जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, n है। एक कुंडली लेते हैं जिसके अंदर फेरों की संख्या कितनी है, n। अब मैं क्या करता हूँ, इस कुंडली के अंदर I एम्पेयर की धारा प्रवाहित करता हूँ। जैसे ही इस कुंडली के अंदर मैं धारा प्रवाहित करूँगा तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, एक चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा या चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। मान लो जब कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है वो कितना होता है, फाई। फाई क्या चीज़ है, इस कुंडली के अंदर प्रति टर्न, फाई क्या चीज़ है, कुंडली में प्रति टर्न पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि एक टर्न के अंदर, जैसे कितने टर्न है, 1 2 3 4 5 6, तो एक टर्न में पैदा होने वाला, जब इस कुंडली के अंदर मैं जब I एम्पेयर की धारा प्रवाहित करता हूँ तो इस कुंडली के एक टर्न में पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना है आपका, फाई है। कितना है, फाई। और ऐसे इस वाइंडिंग के अंदर कितने टर्न है, n टर्न है। कितने टर्न है, n। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ n बराबर क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। n बराबर क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। I बराबर क्या है, कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा। कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करेंगे, I से। और फाई बराबर क्या है, प्रति टर्न चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि एक टर्न में पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना है आपका, फाई है। कितना है, फाई। और इस वाइंडिंग के अंदर कितने टर्न है, n टर्न है। यदि एक के कारण फाई पैदा हो रहा है, एक टर्न में कितना चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है, फाई। फाई कब पैदा हो रहा है, जब इसके अंदर अपन धारा कितनी प्रवाहित कर रहे हैं, I। जब इस वाइंडिंग के अंदर I एम्पेयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो इस वाइंडिंग के एक टर्न में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, फाई। तो यदि एक में फाई है तो दो में कितना होगा, 2 इंटू फाई। ऐसे कैसे, 3 में कितना होगा, 3 इंटू फाई। लेकिन अपन की वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या कितनी है, n। तो n टर्न के अंदर पैदा होने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, n इंटू क्या हो जाएगा, फाई। यानी कि इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान, क्या, वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, n इंटू फाई। क्योंकि एक टर्न में कितना हो रहा है, फाई, तो n टर्न में कितना हो जाएगा, n इंटू फाई। तो वाइंडिंग में I एम्पेयर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, n इंटू क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। n इंटू फाई क्या है, इस वाइंडिंग में जब अपन ने I एम्पेयर की धारा प्रवाहित की, I एम्पेयर की धारा इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने पर इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले कुल फ्लक्स का मान कितना है, n इंटू कितना है, फाई है। क्या है, n इंटू फाई। अब देखो, ये वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है या कुल फ्लक्स है, ये क्या होता है, वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती। क्या, इस वाइंडिंग के अंदर जो कुल चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ है n इंटू फाई, ये n इंटू फाई क्या है, इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा I है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला कुल फ्लक्स n इंटू फाई किसके समानुपाती होता है, I के। किसके समानुपाती होता है, I। यानी कि वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला कुल फ्लक्स, ये तो क्या है,
वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला कुल फ्लक्स। तो वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो कुल फ्लक्स है वो वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती। अब जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक तो आता है बराबर का चिन्ह और एक क्या आता है आपका नियतांक आता है। यहाँ से अगर मैं L बराबर लिखूँ तो L बराबर कितना हो जाएगा, N इंटू 5 बटे कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। L बराबर कितना हो जाएगा, N इंटू 5 बटे क्या हो जाएगा, L बराबर N इंटू 5 बटे कितना हो जाएगा, I। यहाँ N बराबर, यहाँ L बराबर क्या है, कुंडली का स्वप्रेरण। कुंडली के स्वप्रेरण को किससे लिखेंगे अपन, I से। जो प्रेरण या इंडक्टेंस है, क्या प्रेरण या इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का जो मात्रक होता है, प्रेरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। तो देखो L बराबर कितना आ गया, N इंटू 5 बटे कितना हो गया, I। L बराबर क्या है, कुंडली का स्वप्रेरण। N बराबर क्या है, कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। 5 बराबर क्या है, कुंडली प्रति टर्न चुंबकीय फ्लक्स, वो कितना है 5। और I बराबर क्या है, विद्युत धारा। तो देखो N इंटू 5 क्या है, इस वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न होने वाला कुल फ्लक्स। अगर वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले कुल फ्लक्स में किसका भाग दे दे अपन, I का, तो उस वाइंडिंग के अंदर किसका मान आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि स्वप्रेरण का मान अपन को प्राप्त हो जाएगा। यदि ये जो फॉर्मूला दिया है अपन को, L बराबर N इंटू 5 बटे I, इस फॉर्मूले में यदि मैं I बराबर क्या, इस फॉर्मूले में यदि मैं I बराबर कितना रख दूँ, 1 एम्पेयर रख दूँ। I बराबर कितना रख दूँ, 1 एम्पेयर। इस फॉर्मूले के अंदर I का मान 1 एम्पेयर रखेंगे तो सूत्र क्या आ जाएगा आपके पास, L बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब कुंडली के जो स्वप्रेरण है उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, N5 के बराबर। और N5 क्या है आपका, वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला कुल फ्लक्स, यानी कि वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला जो कुल फ्लक्स है वो स्वप्रेरण के बराबर होगा। लेकिन वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला कुल फ्लक्स स्वप्रेरण के बराबर तो होगा, लेकिन कब होगा, जब इस वाइंडिंग के अंदर अपन कितने एम्पेयर की धारा प्रवाहित करें, 1 एम्पेयर। तो किसी वाइंडिंग के अंदर यदि ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में मैं I की जगह कितनी धारा प्रवाहित करूं, 1 एम्पेयर। कितनी प्रवाहित करूं, 1 एम्पेयर। यदि इस वाइंडिंग के अंदर यदि मैं 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करूं तो इस वाइंडिंग के अंदर जो पैदा होने वाला कुल फ्लक्स है, कुल फ्लक्स कितना, N इंटू 5, वो कुल फ्लक्स ही क्या कहलाता है आपका, स्वप्रेरण कहलाता है। या वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले जो कुल फ्लक्स है उसका जो मान होगा वो स्वप्रेरण के मान के क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो यदि किसी वाइंडिंग में 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करने पर, क्या वाइंडिंग में 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करने पर वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो कुल फ्लक्स है उसका मान स्वप्रेरण के क्या होता है, बराबर होता है। स्वप्रेरण की परिभाषा समझ में आई। वाइंडिंग के अंदर अपन 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करेंगे तो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो कुल फ्लक्स है उसका मान स्वप्रेरण के क्या होता है, आपका बराबर होता है। तो स्वप्रेरण की परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी वाइंडिंग में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न कुल फ्लक्स का मान स्वप्रेरण के बराबर होता है। क्या, किसी वाइंडिंग में 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करने पर
उसमें जो कुल फ्लक्स पैदा होगा उस कुल फ्लक्स का मान स्व प्रेरण के क्या होता है, आपके बराबर होता है। तो ये हो गया आपका स्व प्रेरण का फॉर्मूला होता है L बराबर N इंटू 5 क्या होता है I। स्व प्रेरण है उसका मात्रक क्या होता है, आपका हेनरी होता है। अगर वाइंडिंग में I की जगह 1 एम्पीयर रख दूं तो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो कुल फ्लक्स है उसका मान स्व प्रेरण के क्या होता है, आपका बराबर होता है। अगला टॉपिक है अपना सह प्रेरण, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस। सह प्रेरण या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखिए सह प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। माना पिछले में अपन ने देखा था स्व प्रेरण के अंदर केवल कितनी वाइंडिंग थी, एक ही वाइंडिंग थी। केवल कितनी वाइंडिंग थी, एक। ये अपन क्या करते हैं, एक वाइंडिंग है, ऐसे कैसे, इसके पास में एक दूसरी वाइंडिंग है। क्या कितनी वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग को अंदर में धारा प्रवाहित करता हूं कितनी, I। जब इस वाइंडिंग के अंदर अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा या चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। माना इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है, 5 1 क्या है, इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले कुल फ्लक्स का मान, इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले कुल फ्लक्स का मान कितना है, 5 1 है। अब क्या होगा, जब इस वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबक के N ध्रुव से X ध्रुव की तरफ क्या करेगा, गति। मतलब इसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो N से निकलकर कहाँ तक जाएगी, S तक। तो इस वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है उसमें से कुछ फ्लक्स, क्या जो फ्लक्स पैदा हुआ है उसमें से कुछ फ्लक्स का मान क्या होता है, इस दूसरी वाइंडिंग में से होकर क्या होता है, आपका गुजरता है। 5 1 जो फ्लक्स था उसमें से कुछ फ्लक्स इस दूसरी वाइंडिंग में से होकर क्या होता है, गुजरता है। इस वाइंडिंग में से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान को मान लेते हैं अपन 512। 512 क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी, या फिर ये प्रथम कुंडली और द्वितीय कुंडली, इसको मान लेते हैं अपन कॉइल फर्स्ट और इसको मान लेते हैं कॉइल सेकेंड। कॉइल फर्स्ट और कॉइल सेकेंड में से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना है, 512। और 5 क्या है, कॉइल फ्लक्स फर्स्ट के अंदर पैदा होने वाला कुल फ्लक्स। कॉइल फर्स्ट के अंदर पैदा होने वाला कुल फ्लक्स कितना है, 5 और 512 क्या है, कॉइल 1 और 2, कॉइल 1 और 2 दोनों में से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना है, 512। अब कॉइल जो 5 कुल फ्लक्स है इसका तो थोड़ा बहुत अंश क्या होता है, ऐसा भी होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग में से होकर न गुजरकर डायरेक्ट क्या हो जाता है, इस प्राइमरी में से होकर ही क्या करता है, आपका गुजरता है। ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में से होकर नहीं गुजरता है। तो ये जो फ्लक्स है इस फ्लक्स को बोलेंगे अपन क्या, लीकेज फ्लक्स। क्या बोलेंगे इसको, लीकेज फ्लक्स। और लीकेज फ्लक्स को अपन लिखेंगे फाई एल से। फाई एल क्या चीज़ है, आपका लीकेज फ्लक्स है। क्या है, लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, वो फ्लक्स जो दूसरी वाइंडिंग में से होकर नहीं गुजरता है, ओनली इस पहली वाली वाइंडिंग में से होकर ही गुजरता है, दूसरी वाइंडिंग में से होकर नहीं गुजरता है। वो फ्लक्स कौन सा फ्लक्स कहलाएगा, आपका लीकेज फ्लक्स। कौन सा कहलाएगा, लीकेज फ्लक्स। तो अभी अपन ने 3 फ्लक्स पढ़े, एक पढ़ा 5 एक 512 और एक कितना है, 5L। तो यहाँ 5 क्या है, कुंडली फर्स्ट में,
उत्पन्न फ्लक्स। कुंडली फर्स्ट में उत्पन्न कुल फ्लक्स कितना है? 512। 512 क्या है? कुंडली फर्स्ट व कुंडली सेकंड में से गुजरने वाला फ्लक्स वो कितना हो जाएगा? 512। 5L, 5L क्या है आपका? लीकेज फ्लक्स है। क्या है? लीकेज फ्लक्स। तो देखो फर्स्ट कुंडली, इस कॉइल फर्स्ट के अंदर जैसे अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कॉइल फर्स्ट के अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है। कितना? 5-1। इस 5-1 का जो कुछ अंश है वो सेकेंडरी में से होकर गुजरता है और कुछ अंश केवल प्राइमरी में से होकर गुजरता है। जो फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में से होकर गुजरता है, ऐसा फ्लक्स जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में से होकर गुजरता है, वो फ्लक्स तो कहलाता है आपका म्यूचुअल फ्लक्स। क्या होता है? म्यूचुअल फ्लक्स। और ऐसा फ्लक्स जो केवल प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि प्रथम कुंडली में से होकर ही गुजरता है, वो फ्लक्स कहलाता है कौन सा? आपका लीकेज फ्लक्स। कौन सा कहलाता है? लीकेज फ्लक्स। तो एक तो होता है म्यूचुअल फ्लक्स और एक होता है क्या? लीकेज फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स किसे कहेंगे? दोनों की कॉइल फर्स्ट और कॉइल सेकंड दोनों वाइंडिंग में से होकर गुजरने वाला फ्लक्स तो क्या कहलाएगा? आपका म्यूचुअल फ्लक्स। क्या? दोनों वाइंडिंग में से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या कहलाता है? म्यूचुअल फ्लक्स कहलाता है। ऐसा फ्लक्स जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल फर्स्ट और कॉइल सेकंड दोनों में से होकर गुजरेगा, वो क्या कहलाएगा? म्यूचुअल फ्लक्स। और यहाँ पर 512 क्या है? आपका म्यूचुअल फ्लक्स है। और ऐसा फ्लक्स जो केवल प्रथम कुंडली में से होकर गुजरता है, उसे लीकेज फ्लक्स कहते हैं। जो फ्लक्स केवल प्रथम कुंडली में से होकर गुजरता है उसे कहते हैं लीकेज फ्लक्स, और जो कि प्रथम और द्वितीय दोनों वाइंडिंग में से होकर गुजरता है उसे कहते हैं अपन म्यूचुअल फ्लक्स। तो देखो स्व सह प्रेरण क्या होता है? एक कॉइल द्वारा पास स्थित दूसरी कॉइल में ईएमएफ पैदा करने की जो क्षमता होती है वो क्षमताएं क्या कहलाती है? आपकी म्यूचुअल फ्लक्स। तो देखो जब इस वाइंडिंग का कुछ फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में से होकर गुजरता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में जब क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या हो जाता है? एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो इस कॉइल को इस कॉइल के अंदर अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इसके पास में अपन दूसरी कॉइल लाते हैं, तो इस कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन। जब इस कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स परिवर्तित होता है तो इस कॉइल के अंदर क्या हो जाता है? एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ये जो क्रिया है वो क्रिया ही क्या कहलाती है? सह प्रेरण। यानी पास स्थित एक कॉइल द्वारा पास स्थित दूसरी कॉइल के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा करने की क्षमता। इस कॉइल के अंदर अपन ने धारा प्रवाहित की, लेकिन इस कॉइल के अंदर धारा प्रवाहित करने से इसके पास में जो दूसरी कॉइल स्थित है उस कॉइल के अंदर भी क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ये जो क्रिया है ये क्रिया ही क्या कहलाती है? सह प्रेरण। तो एक कॉइल द्वारा उसके पास स्थित दूसरी कॉइल के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा करने की क्षमता को ही अपन क्या कहेंगे? सह प्रेरण या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो इस कॉइल को जब इसके पास लाते हैं तो कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन। और जब किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा, तो उस कॉइल के अंदर क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल आ जाता है। क्या आ जाता है? विद्युत वाहक बल। तो ये जो क्रिया है
ये क्रिया, इसके अंदर जो विद्युत वाहक पैदा हुआ है वो जो क्रिया है वो क्रिया ही क्या कहलाती है, आपका सह प्रेरण या फिर क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की परिभाषा कैसे लिखेंगे, एक कोइल द्वारा या फिर एक वाइंडिंग बोल लो, एक वाइंडिंग द्वारा पास स्थित दूसरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल यानी कि EMF, विद्युत वाहक बल पैदा करने की क्षमता म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। एक कोइल है, उसके द्वारा पास स्थित दूसरी वाइंडिंग के अंदर विद्युत वाहक बल जो पैदा करने की क्षमता होगी वही क्या कहलाएगी, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस कोइल के अंदर अपन धारा प्रवाहित करते हैं, इस वाइंडिंग के अंदर जब अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। जब इस वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी वाइंडिंग में से होकर गुजरता है, इसके पास में जो दूसरी वाइंडिंग रखी हुई है उस वाइंडिंग में से गुजरता है, तो इस वाइंडिंग में से जब गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होने से इस वाइंडिंग के अंदर क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। तो जो विद्युत वाहक बल पैदा करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बाद में है कपलिंग फैक्टर। यानी कि कपलिंग गुणांक। कपलिंग जो गुणांक होता है उसको प्रदर्शित करते हैं अपन K से। K बराबर क्या होता है, दोनों वाइंडिंग में से होकर गुजरने वाले फ्लक्स, क्या ऐसा फ्लक्स जो कि पहली वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग दोनों में से होकर गुजरता है। तो दोनों वाइंडिंगों में से होकर गुजरने वाले फ्लक्स मतलब 512 ऐसा फ्लक्स है जो इस वाइंडिंग फर्स्ट में से होकर भी गुजर रहा है और वाइंडिंग सेकंड में से क्यों होकर क्या हो रहा है, गुजर रहा है। तो दोनों वाइंडिंगों में से होकर गुजरने वाले फ्लक्स तथा कुल फ्लक्स, तथा ये क्या है, 5 क्या है, आपका कुल फ्लक्स है, इस वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न किया गया कुल फ्लक्स। तो दोनों वाइंडिंगों में से होकर गुजरने वाले फ्लक्स तथा जो कुल फ्लक्स है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो अनुपात ही क्या कहलाता है, कपलिंग गुणांक होता है। तो दोनों वाइंडिंगों में से होकर गुजरने वाले फ्लक्स को अपन किससे लिखेंगे, 512 से। 512 क्या है, इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग दोनों वाइंडिंगों में से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, आपका 512। तो दोनों वाइंडिंगों में से होकर गुजरने वाले फ्लक्स तथा कुल फ्लक्स 51 क्या है, इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला कुल फ्लक्स है, तथा जो कुल फ्लक्स है उन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, आपका कपलिंग गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, कपलिंग गुणांक। मतलब दोनों वाइंडिंगों में से होकर गुजरने वाले फ्लक्स और जो कुल फ्लक्स है उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, कपलिंग गुणांक। अब देखो, ये जो उत्पन्न होने वाला कुल फ्लक्स है इसका मान हमेशा दोनों वाइंडिंगों में से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब जो 51 है उसका मान हमेशा 512 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। 51 का मान हमेशा क्या होगा, 512 से ज़्यादा होगा। यानी कि कुल फ्लक्स का मान हमेशा म्यूचुअल फ्लक्स के मान की तुलना में क्या होगा, कम। यदि 51 का मान हमेशा ज़्यादा होगा तो देखो जो K है इसका मान हमेशा इससे ज़्यादा होगा, तो जो K है उस K का मान हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। इस K का मान हमेशा क्या होगा, 1 से कम। यदि दोनों वाइंडिंगों में से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना हो, कुल फ्लक्स के मान के क्या हो, बराबर हो, तो K का मान किसके बराबर हो सकता है, 1 के बराबर। तो जो K है, K मतलब कपलिंग गुणांक, उस कपलिंग गुणांक का मान हमेशा कितना होता है, 1 से कम होता है। हमेशा कितना होता है, 1 से कम। तो जो कपलिंग गुणांक है उसका मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 1 से कम या 1 से क्या होगा, आपका बराबर होगा।
कपलिंग गुणांक का मान हमेशा 1 से तो कम होता है और 0 से क्या होता है, ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कपलिंग गुणांक का मान किसके बराबर हो सकता है, 1 के बराबर। तो कपलिंग गुणांक क्या होता है, दोनों वाइंडिंगों में से होकर गुजरने वाले फ्लक्स और कुल फ्लक्स का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, कपलिंग गुणांक। कपलिंग गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैसे, φ1 का हमेशा मान φ12 से क्या होता है, ज़्यादा। इस कारण k का मान हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, 1 से कम। अब कुछ कंडीशन है कपलिंग गुणांक के अंदर, यदि k बराबर कितना हो, 0, यदि k बराबर कितना हो, 0, तो k बराबर यदि 0 होगा, k बराबर 0, अर्थात क्या होगा, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इस द्वितीयक वाइंडिंग में से इस प्रथम वाइंडिंग का कुछ भी फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स इसके अंदर से प्रवाहित नहीं हो रहा है। इसके अंदर से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना है, आपका 0 है। φ12 का मान कितना है, 0। मतलब इस वाइंडिंग के अंदर से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा है, मतलब द्वितीयक वाइंडिंग के अंदर से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। तो k बराबर 0 होने का मतलब क्या है, द्वितीयक वाइंडिंग में से, द्वितीयक वाइंडिंग में से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा। k का मान 0 कब होगा, जब इस द्वितीयक वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा, 0। यदि k बराबर 1 है, k बराबर क्या है, 1, यानी कि कपलिंग गुणांक का मान यदि किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो 1 के बराबर क्या होगा, जब इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो कुल फ्लक्स φ1 है वो पूरा का पूरा फ्लक्स कौन सी वाइंडिंग में से होकर गुजरे, सेकेंडरी वाइंडिंग में से। अगर क्या प्रथम वाइंडिंग का पूरा फ्लक्स यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में से होकर गुजरता है, प्रथम वाइंडिंग का पूरा फ्लक्स यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में से होकर गुजरता है, तो वो कंडीशन में k का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अर्थात प्रथम वाइंडिंग का पूरा फ्लक्स द्वितीयक वाइंडिंग में से गुजरता है। k बराबर जो 1 वाली कंडीशन है इसको कहते हैं आदर्श कपलिंग। क्या बोलते हैं इसको, आदर्श कपलिंग। अर्थात k बराबर 1 की स्थिति के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। मतलब इस जो लीकेज वाला फ्लक्स है वो क्या होगा, 0। जब लीकेज फ्लक्स का मान 0 होगा उस कंडीशन में कपलिंग गुणांक का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। और जब कपलिंग गुणांक का मान 1 के बराबर होगा तो 5 वाइंडिंग के अंदर जो फ्लक्स पैदा हो रहा है वो पूरा का पूरा फ्लक्स कौन सी वाइंडिंग में से होकर गुजरेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में से। तो सहप्रेरण पढ़ा अपन ने। सहप्रेरण क्या होता है, एक वाइंडिंग द्वारा पास स्थित दूसरी वाइंडिंग के अंदर विद्युत वाहक पैदा करने की जो क्षमता होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, सहप्रेरण। फिर पढ़ा अपन ने कपलिंग गुणांक। कपलिंग गुणांक क्या होता है, दोनों वाइंडिंगों में से होकर गुजरने वाले फ्लक्स तथा जो कुल फ्लक्स है उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, कपलिंग गुणांक। यदि कपलिंग गुणांक का मान किसके बराबर है, 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इस वाइंडिंग में से जो दूसरी वाली वाइंडिंग है उसमें से प्रथम वाली वाइंडिंग का कोई भी फ्लक्स प्रवाहित नहीं हो रहा है। और यदि कपलिंग गुणांक का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो जो वाइंडिंग फर्स्ट है उसका पूरा का पूरा फ्लक्स वाइंडिंग सेकंड में से होकर क्या हो रहा है, आपका गुजर रहा है। तो ये हो गया आपका कपलिंग गुणांक। अब आते हैं आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम।
फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो देखो, जो फैराडे नामक वैज्ञानिक था उसने चुंबकीय परिपथों के अंदर जो चुंबकीय प्रेरण है उस चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम दिए? उन्होंने 2 नियम दिए। इसमें जो प्रथम नियम है फैराडे का जो प्रथम नियम, तो देखिए फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाला, क्या फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो उस कुंडली के अंदर क्या हो जाता है? एक ईएमएफ आ जाता है। मतलब उस कुंडली के अंदर क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यही क्या है? आपका फैराडे का प्रथम नियम है। तो विद्युत वाहक बल कब पैदा होगा? जब उस कुंडली में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन। जब उस कुंडली में से गुजरने वाला फ्लक्स परिवर्तित होगा तो उस कुंडली के अंदर क्या आ जाएगा? एक विद्युत वाहक बल आ जाएगा। ये विद्युत वाहक बल आएगा, वही क्या कहलाता है? आपका फैराडे का प्रथम नियम। जैसे मान लो ये कोई चुंबक है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है? आपका दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ से कुछ चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलती है और ये दक्षिणी ध्रुव पर जाकर क्या होती है? आपकी मिलती है। अब मैं क्या करता हूँ? एक कुंडली लेता हूँ। इस कुंडली को क्या करता हूँ? मैं जब चुंबक के पास लाता हूँ, क्या है? इस कुंडली को जब मैं चुंबक के पास लाऊंगा तो इस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? ज़्यादा। जब इसको पास में लाएंगे तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? ज़्यादा। और जब इस कुंडली को अपन चुंबक से दूर ले जाएंगे, जब इस कुंडली को अपन क्या ले जाएंगे? चुंबक से दूर ले जाएंगे, तो इस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब पास ला रहे हैं तो कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो रही है? ज़्यादा। और जब दूर ले जा रहे हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो रही है? कम। अर्थात इस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। मतलब इस कुंडली में से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उस चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन। जब इस कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली के अंदर क्या हो जाएगा? एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। ये विद्युत वाहक बल पैदा होगा, यही क्या है? आपका फैराडे का प्रथम नियम है। तो जब किसी कुंडली में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर क्या हो जाता है? एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। अगर इस कुंडली में से अगर इस कुंडली को मैं एक जगह पर क्या कर दूं? स्थिर कर दूं, इसको आगे पीछे न ले जाकर एक जगह पर क्या कर दूं? स्थिर। तो इस कुंडली में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन हो रहा था, जो कम ज़्यादा हो रहा था, अब वो परिवर्तन होना क्या हो गया? बंद। और जब इस कुंडली के अंदर से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इस कुंडली के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात विद्युत वाहक बल कब पैदा होगा? जब तक इस कुंडली में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा, तब तक इस कुंडली के अंदर क्या होता रहेगा? विद्युत वाहक बल पैदा होता रहेगा। जैसे ही कुंडली में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि किसी कुंडली में से गुजरने वाला या गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो
उसमें विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। क्या किसी कुंडली में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में क्या हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ये जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है, इस विद्युत वाहक बल के कारण उस कुंडली के अंदर क्या होती है, आपकी धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, धारा, जिसे अपन बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा। तो इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। अब जब तक कुंडली में से गुजरने वाला फ्लक्स परिवर्तन होता रहेगा, तब तक उस कुंडली के अंदर क्या होता रहेगा, विद्युत वाहक बल पैदा होता रहेगा। यही क्या है, आपका फैराडे का प्रथम नियम है। तो फैराडे का प्रथम नियम अपन को यह बताता है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होगा। यदि कोई सी भी कुंडली है, उस कुंडली में से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, फ्लक्स के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन, तो उस कुंडली के अंदर क्या आएगा, एक विद्युत वाहक बल अवश्य पैदा होगा। अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल भी उसके अंदर क्या होगा, उत्पन्न होगा। अब आता है फैराडे का द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम तो कहता है कि इसके अंदर क्या होता है, विद्युत वाहक बल पैदा होता है। तो विद्युत वाहक बल कब पैदा होता है, जब फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन। यदि फ्लक्स में परिवर्तन शून्य होगा, यदि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, तो उस कुंडली के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो। तो देखो द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या कहता है, ये जो कुंडली के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है, इस विद्युत वाहक बल का जो मान है वो कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है उसकी दर के क्या होता है, समानुपाती। क्या, कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, क्या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्या, कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती। यानी कि E समानुपाती होता है d∅/dt। E समानुपाती क्या होता है, d∅/dt। E क्या चीज़ है, यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है। E क्या चीज़ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। d∅/dt क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है E, उसका मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती। E है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल, d∅/dt क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती। और अपन जानते हैं जब अपन समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक तो आता है बराबर का चिन्ह और एक क्या आता है, यहाँ पर नियतांक आता है। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर नियतांक है। और वैसे n बराबर क्या होता है, यहाँ पर कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। यहाँ n बराबर क्या होगा, कुंडली में फेरों की संख्या। E बराबर क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और d∅/dt क्या है, फ्लक्स परिवर्तन की दर।
तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती, यानी कि ई समानुपाती होता है डी फाई बटे डी टी। ई को जब अपन बराबर समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक तो बराबर का चिन्ह और एक क्या आता है, नियतांक, तो ई बराबर हो जाएगा एन इंटू डी फाई बटे डी टी। अब ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है, इसकी दिशा हमेशा आरोपित विद्युत वाहक बल के क्या होती है, विपरीत होती है। क्या बोला मैंने, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा आरोपित विद्युत वाहक बल के क्या होती है, विपरीत होती है। आरोपित विद्युत वाहक बल के विपरीत होती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा आरोपित विद्युत वाहक बल के क्या होती है, विपरीत। तो अगर इसकी दिशा विपरीत है तो E बराबर एन इंटू डी फाइव बटे डी टी, इस फॉर्मूले में एन के आगे क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। तो E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के एन इंटू हो जाएगा डी फाइव बटे डी टी। यहाँ पर माइनस का चिन्ह, ये जो माइनस का चिन्ह यह बताता है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा आरोपित विद्युत वाहक बल के क्या होती है, विपरीत। नेगेटिव चिन्ह अपन को क्या बताता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा आरोपित विद्युत वाहक बल के क्या होती है, विपरीत होती है। तो फॉर्मूला आ गया E बराबर माइनस के एन इंटू डी फाइव बटे डी टी। अगर किसी कुंडली में से फ्लक्स में परिवर्तन की दर कितनी हो जाए, जीरो, यानी कि डी फाइव बटे डी टी, डी फाइव बटे डी टी का मान कितना हो जाए, जीरो। यदि फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है वो फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाए, यदि फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो डी फाइव बटे डी टी का मान कितना हो जाएगा, जीरो। और जब डी फाइव बटे डी टी का मान जीरो हो जाएगा तो E बराबर हो जाएगा माइनस एन इंटू जीरो, यानी कि E का मान भी कितना हो जाएगा, जीरो। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो यदि फ्लक्स में परिवर्तन की दर यदि शून्य हो गई तो इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या है, आपका फैराडे का द्वितीय नियम है। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है कि कुंडली के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती, यानी कि E समानुपाती होता है डी फाइव बटे डी टी। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक तो बराबर का चिन्ह और एक क्या आता है, नियतांक। तो E बराबर हो गया एन इंटू डी फाइव बटे डी टी। एन बराबर क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। E बराबर क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और डी फाइव बटे डी टी क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा हमेशा आरोपित विद्युत वाहक बल के क्या होती है, विपरीत होती है। तो E बराबर हो जाएगा माइनस के एन इंटू क्या हो जाएगा, डी फाइव बटे डी टी। यदि फ्लक्स में परिवर्तन की दर का मान कितना होगा, शून्य होगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी कितना होगा, शून्य होगा। तो ये हो गया आपके फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे जितनी भी अपन मशीनें पढ़ेंगे, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे डीसी मोटर हो, डीसी जनरेटर हो, चाहे अल्टरनेटर हो, चाहे इंडक्शन मोटर हो, कुछ भी हो, सभी के अंदर ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम अवश्य काम आएगा। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम क्या कहता है, जब किसी वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उस वाइंडिंग के अंदर क्या आ जाता है, एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। अब ये विद्युत वाहक बल कब तक पैदा होगा, जब तक उस वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। यदि वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो उस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फैराडे के दोनों नियम आपके कंप्लीट हो गए। द्वितीय नियम क्या कहता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा हमेशा आरोपित विद्युत वाहक बल के क्या होती है, विपरीत होती है, यानी कि E बराबर क्या होता है, माइनस के एन इंटू क्या होता है, डी फाइव बटे डी टी। यहाँ पर माइनस का चिन्ह हमें यह बताता है कि जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है उसकी दिशा हमेशा आरोपित विद्युत वाहक बल के क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। तो ये हो गया आपके फैराडे के दोनों नियम।
अगला जो नियम है वो है लेंज का नियम। लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है? देखो, जब किसी वाइंडिंग में से फ्लक्स गुजरता है या गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन। जब किसी वाइंडिंग में से, ये मान लो ये वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में से गुजरने वाले ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स के मान में क्या होगा? यदि परिवर्तन होगा, इस वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन। तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या आ जाता है? ईएमएफ आ जाता है। मतलब इस वाइंडिंग के अंदर क्या हो जाता है? एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस वाइंडिंग के अंदर क्या होती है? प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या होती है? प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या आती है? प्रेरित विद्युत धारा। ये जो प्रेरित विद्युत धारा है, इस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हमेशा इस वाइंडिंग के अंदर इस प्रकार की होती है कि ये इसके पैदा होने वाले कारण का क्या करती है? विरोध। क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो प्रेरित विद्युत धारा आती है, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो प्रेरित विद्युत धारा आई है, उस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार होती है कि ये विद्युत धारा इसके पैदा होने वाले कारण का क्या करती है? विरोध। तो लेंज का नियम क्या होता है? प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो प्रेरित विद्युत धारा आती है, उस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उसके पैदा होने वाले कारण का क्या करती है? विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हमेशा सदैव इस प्रकार होती है कि ये जो प्रेरित विद्युत धारा है वो इसके पैदा होने वाले कारण का क्या करती है? विरोध। यही क्या है? आपका लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या होता है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उसके पैदा होने वाले कारण का क्या करती है? विरोध करती है। क्या लिखेंगे? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उसके पैदा होने वाले कारण का विरोध करती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उसके पैदा होने वाले कारण का क्या करती है? विरोध। जैसे अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था, E बराबर माइनस के n इंटू डी फाई बटे डी टी। E बराबर सूत्र लिखा था अपन ने माइनस के n इंटू डी फाई बटे डी टी। यहाँ पर ये जो नेगेटिव चिन्ह है, क्या यहाँ पर ये जो नेगेटिव चिन्ह है, ये नेगेटिव चिन्ह क्या करता है? नेगेटिव चिन्ह लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। लेंज के नियम को प्रदर्शित क्यों करता है? क्योंकि ये जो विद्युत वाहक बल है, इस विद्युत वाहक बल के कारण जो धारा आएगी, वो धारा उसके पैदा होने वाले कारण का क्या करेगी? विरोध। तो लेंज का नियम कहता है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उसके पैदा होने वाले कारण का क्या करती है? विरोध। E बराबर माइनस के n इंटू डी फाई बटे क्या होता है? डी टी होता है। यहाँ पर ये जो माइनस का चिन्ह है, ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव चिन्ह है, वो लेंज के नियम को क्या करता है? आपका प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका लेंज का नियम। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम और लेंज का नियम, और अपन ने पढ़ा इसके अलावा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब दोस्तों आपके मैग्नेट के अंदर केवल एक क्लास और होगी, और एक क्लास होने के पश्चात आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब केवल आपके इसके अंदर बचे हैं चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण
और जैसे किसी धारावाही चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कौन कौन से नियम हैं, या फिर किसी कुंडली के अंदर जो पैदा होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए अपन को कौन कौन से नियम यूज करते हैं, केवल ये टॉपिक आपके बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।